अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी रोज़ था। जो सीनियर मोस्ट थे जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, वो दोनों चीफ जस्टिस के तौर पर उस कमेटी ने सेलेक्ट नहीं किए जो कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनी। जस्टिस याहया आफरीदी नए चीफ जस्टिस होंगे और कैसा दौर रहा जस्टिस काजी फायज ईसा का, इस पर कुछ बात करेंगे। और जो नए चीफ जस्टिस हैं जो स्वेरिन करेंगे जस्टिस याहया आफरीदी, उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, और ख़ास तौर पे ये बात करेंगे कि आईनी बेंचेस में बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जहाँ पे जस्टिस याहया आफरीदी का एज सच मामला ना रहे शायद पर से, आईनी बेंचेस के सामने क्या मामला होंगे जो जिससे पीटीआई को ख़ास तौर पे गर्ज है, और एक ये भी कि उसकी जो तश्कील होना आईनी बेंच की, उसके हवाले से अभी तक कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं है आईनी तरमीम के अंदर भी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत पर रिहाई हुई 9 माह के बाद, और किसी ने गिरफ्तार उनको नहीं किया, किसी और केस में रियासत ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। ये एक हैरानी की बात सबके लिए बहरहाल है। और आज इमरान खान साहब की दोनों बहनों की भी रिहाई हो गई। वहाँ भी यही मामला हुआ कि ज़मानत पर रिहाई तो हो गई जिस तरह का केस बना हुआ था, लेकिन ये पुराना एक पैटर्न है कि केसेस जैसे भी हों ज़मानत नहीं मिलती और जज साहब कभी अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ये मामला भी हो गया, तो उसके बाद ये रूमर्स कह लें आप, या ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि कोई डील है जिसके नतीजे में ये सब मामला हुआ है। एक फैक्शन सियासतदानों का इसको डील से ताबीर कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। आप किस तरह से देखते हैं सर इस मामले को, बुशरा बीबी की रिहाई और फिर आज इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई? इसको बहुत से लोग डील से इस वजह से ताबीर दे रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी गिरफ्तार होता है उसे जब जमानत मिलती है तो दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, या कभी जज साहब अवेलेबल नहीं होते, या कभी जो तारीख होती है उस पर पेश नहीं किया जाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सी रीजंस होती हैं। इस दफ़ा आपको क्या मामला नजर आ रहा है? अकबर, जहाँ तक बुशरा बीबी की रिहाई या इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई है, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब से है। उससे पहले भी आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे थे जो पकड़े गए थे लेकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रिहाइयाँ मिलना शुरू हो गई। कुछ लोग गायब थे लेकिन वो सामने आना शुरू हो गए, और ये सारा सिलसिला जो आपको नज़र आ रहा है वो 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात को जो अस्सलाम वालेकुम सलाम हुई थी एक जलसे को रोकने के लिए इस्लामाबाद में, उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर हम देख रहे हैं कि अब यानी अगर वाक़यात को एक तसलसल से देखा जाए तो वाक़यात का सुराग आपको 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब ही मिलता है। उसके साथ फिर ये भी हमें देखना है कि ये जो पूरा एक इक्वेशन बनी हुई थी, ये जो एक सियासी मुसावात बनी हुई थी, इस सियासी मुसावात में अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का बड़ा किरदार था। यानी उनकी मौजूदगी ही इस सिस्टम को सहारा दिए हुए थी, और उनकी मौजूदगी से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें आप नाइंसाफ़ी पे महमूल कर सकते हैं। तो अब उनका माइनस होना सिस्टम के अंदर से, माइनस होना तो शायद एक नेगेटिव वर्ड है, उनका अपने वक्त पर रिटायर हो जाना और चले जाना, दरअसल उसके बाद भी हम देखते हैं कि अदालती निज़ाम में एक थोड़ा सा ताज़ा फिज़ा, ताज़ा हवा का झोंका आया है कि वो जो इस सिस्टम का निगहबान चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हुआ मालूम होता था, अब उनके ना होने की वजह से भी कुछ मामला बेहतर हुए हैं। तीसरी बात यह है कि जो एक सारी की सारी एक गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, और बड़े जय्यद लोग, फैसल वाडा साहब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये डील है या डील कुछ हुई है। तो वो डील को साबित करने के लिए कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते अकबर, बल्कि वो महज डॉट्स मिलाते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं, और अपने मुखातिब को भी डॉट्स कनेक्ट करने पर मजबूर करते हैं, और ताकि एक वो नतीजा निकल सके जो वो निकालना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील हो गई है। अगर वाकई ये ख़बर सच हो और अगर वाकई ये तज्जिया ना हो बल्कि ख़बर हो, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही एक अच्छी खबर होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फरीक ना बने किसी एक सियासी जमात को दबाने के लिए या किसी एक सियासी जमात की सहूलत के लिए, वो अलग रहे और मामलात जो हैं वो खुद ब खुद चलते रहें। अगर ये डील हो जाए पाकिस्तान के अंदर तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की सूरत है। और अगर इसी डील से ताबीर किया जाता है मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा की मोहतरमा बुशरा बेगम की रिहाई को और इमरान खान साहब की बहनों की ज़मानत पर रिहाई को, तो उससे ये तासुर
मेरा ख्याल है कि अभी लेना इट्स टू अर्ली कि वो कोई बाकायदा डील है या किसी बातचीत का नतीजा है। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने निज़ाम पे भी भरोसा शायद कर लेना चाहिए कि जो जब आगे चलता है थोड़ी सी आज़ाद फ़िज़ा में भी आगे चलता है तो लोगों को उनके हकूक़ वापस मिलेंगे। हबीब साहब, निज़ाम पे भरोसा कर लेते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई ऐसा केस नहीं कि उनको जेल में रखा जाए, फिर तो उनकी भी रिहाई फ़ौरन हो जानी चाहिए अगर यूँ देखा जाए मामले में। देखिए अकबर, हमें ना इस पूरे एपिसोड को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। आपका एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई यानी इस दलील से मफर मुमकिन नहीं है कि फिर इमरान खान साहब पर भी कानून का इतलाक़ क्यों नहीं हो रहा और जहां उनकी रिहाई बनती है वो वहां पर उन्हें रिहाई क्यों नहीं मिल रही। तो यहाँ से आगे मामलात मुझे कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हबीब भाई, आप समझते हैं कि पीटीआई की सियासत जो है अब वो किस रुख की तरफ जा रही है? बुशरा बेगम के ख़ास तौर पर बाहर आने से, अगर वो बाहर आ गई हैं तो पीपल्स पार्टी में कुछ ब्लॉक्स बनते इस वक्त बने हुए हैं, कुछ दड़े बने हुए हैं। आपने फैसल चौधरी की मिसाल भी देखी है कि उनको भी पार्टी से फ़र्क किया जा रहा है। तो क्या क़यादत का ये फुकदान जो है ये बुशरा बीबी के आने से कोई हल होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? बुशरा बीबी जो है वो कभी भी सियासत में इतनी एक्टिव नहीं रही। बिहाइंड द सीन वो इमरान खान साहब की मुशावरत में शायद शामिल रही हों, लेकिन सामने आके जलसों से खिताब करना या अपनी पार्टी मीटिंग्स करना और पार्टी के जो लोग हैं उनको कोई हिदायत देना या उनसे जवाब तलब करना, ऐसा सिलसिला कभी भी नहीं रहा पीटीआई में। यानी अगर पीटीआई में ऐसा ही होता तो शायद बहुत पहले ही इमरान खान साहब की बहनों में से कोई, इमरान खान के अकारिब में से कोई या मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा वो पार्टी में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हुए दिखाई देते। तो अब भी जो मोहतरमा ये जो पीटीआई की साख्त है इसमें हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ किसी का ताल्लुक़ और खूनी रिश्ता या जैसे शादी का रिश्ता है वो इस बात की ज़मानत नहीं है कि उनको पार्टी के अंदर भी असर रसूख मिल जाएगा और वो पार्टी के अंदर शॉट्स जो है वो कॉल करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले सूरत हाल कुछ और होती। अब भी ये उम्मीद नहीं है कि मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा वो को बहुत ज़्यादा एक्टिवली सियासत में इन्वॉल्व होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत उनका एक असर रसूख जो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुक़ की वजह से है वो कायम रहेगा। धड़ेबाजी और फैसल चौधरी वाली सवाल में शिक रह गई, वो भी ज़रा क्लियर कर दे। देखिए शहजाद साहब, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका ज़ेर अताब होती है या उसका लीडर जेल में चला जाता है तो पार्टी के अंदर एक थोड़ी सी अफरा तफरी की कैफियत भी नज़र आती है और कुछ ग्रोहबंदी भी दिखाई देती है। हमने ये सिर्फ पीटीआई में नहीं देखा बल्कि इससे पहले हम मुस्लिम लीग नून में भी देख चुके हैं कि जब मुस्लिम लीग नून के कायदीन अपनी खुद इख्तियार करदा जलावतनी जो उन्होंने डील के तहत ली थी, जब वो बाहर तशरीफ़ ले गए थे तो उसके बाद उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती थी। बहुत से छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, कुछ बड़े ग्रुप बन गए थे और एक ग्रुप पूरा टूट के मुस्लिम लीग काफ बन गया था और अल्टीमेटली जब वो वापस आए तो वही मुस्लिम लीग काफ या कई मुस्लिम लीग नून में तब्दील हो गई। तो इस तरह की पीटीआई में अभी तक वो नौबत नहीं आई कि कोई बिल्कुल ही पीटीआई अलग से कोई इसका कोई ग्रोह टूटे तो पीटीआई काफ बन जाए या पीटीआई नून या पीटीआई आइन गायन कुछ भी बन जाए। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं आई, सूरत हाल दरपेश नहीं है। पार्टी के अंदर छोटी मोटी धड़ेबाजियाँ होती रहती हैं और जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख्त है इसमें हर शख्स खुद को बराह रास्त इमरान खान से कनेक्टेड समझता है, चाहे वो कोई लीडर है यानी अली अमीन गंडापुर हैं, गौहर खान साहब हैं, वो उमर अयूब साहब हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब हैं या फैसल चौधरी साहब हैं या एक आम गली मोहल्ले का कारकुन है। वो सब के सब लोग इमरान खान से खुद को कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में इमरान खान ने क्या कहा था, इमरान खान ने क्या सुना, इमरान खान किस हवाले से क्या कहते हैं, तो जिस तक जो हिदायत पहुंचती है वो उसी पर अपनी दानिश में अमल करता है। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है ये कोई धड़ेबंदी नहीं है। आप इसको यूँ कह लें कि एक क्लास में जब कोई टीचर या मॉनिटर माफ़ कीजिएगा नहीं होता तो क्लास में जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है वही इस वक्त इस पार्टी में भी दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाए सर जी के तहरीक इंसाफ कोई नई तहरीक नहीं मतलब कोई तहरीक चलाती है आपको नज़र आ रही है सड़कों पे? वो कुछ अरसे से चल रहा था ना कि अनटिल अनलेस हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। इस तरह की कुछ सूरत हाल आपको आगे बनती नज़र आ रही है या फिर वक्ती तौर पर
ठंड का मुजाहरा किया जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकमिंग फ्यूचर, बिकॉज कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को, तो अब सड़कों पे आएंगे या नहीं आएंगे आपके ख्याल में? अगर तो रिलीफ का ये सिलसिला अकबर साहब जारी रहता है, और रिलीफ भी क्या है, यानी ये कोई रिलीफ तो नहीं है, दरअसल उनका जो किसी का हमें कानून, मैं वैसे सॉरी टू इंटरजेक्ट, रिलीफ वैसे हम यूज कर रहे हैं वर्ड, लेकिन इट्स अ नेगेटिव वर्ड मेरा ख्याल है। मतलब इंसाफ मिलता है ना, रिलीफ मिलना तो एक नेगेटिव सेंस में आता है। तो जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अदालत में उसका हक बनता है, अगर उसे मिलता रहता है, आज़ादी किसी का हक है तो उसे मिलती है, और कोई और हक है तो उसे मिलता है, तो इसको ऐसी सूरत में, और ये सिलसिला आगे मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आता है और अदलिया अपना काम अपने हिसाब से करती रहती है, तो डेफिनेटली फिर किसी तहरीक का चलने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर अब जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें कोई छोटी सी चीज़ ऐसी हुई जिसमें सरीहन नाइंसाफ़ी का, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मामले में कोई बड़ा मुज़ाहरा हुआ किसी अदालत से, किसी जज से, तो शायद फिर वो तहरीक चल निकले। उसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस अदालत को अपने पीछे छोड़ के गए हैं, इस अदालत में इंग्रेस बहुत बढ़ गया है इंतज़ामिया का। ये पाकिस्तान जो है वो पार्लिमानी तारीख़ का एक अजीबोगरीब मुल्क बन के रह गया है कि जहाँ पे अदालत के अंदर जो बेंचेस हैं वो भी अदालत से बाहर तश्कील पा सकते हैं। ये एक ऐसी फ़िज़ा है, यह एक ऐसा माहौल है जिसमें अदलिया की खुद मुख्तारी की बात करना थोड़ा सा अजीब भी लगता है, बल्कि मजाक और लतीफ़ा ही लगता है। लेकिन बहरहाल ऐसी सूरत में जब सूरत ये बन चुकी हो, तो कोई छोटी सी नाइंसाफ़ी भी ट्रिगर कर सकती है एक बड़ी तहरीक को, और उस तहरीक का हदफ फिर मौजूदा हुकूमत तो होगी, फिर अदलिया भी होगी। मोहतरम हबीब अकरम साहब, इंतहाई काबिल एहतराम यहिया अफरीदी से मुतल्लिक जो है ना, अदालती और वकला बरादरी में दो बातें मशहूर है कि वो अपनी मर्जी से राय बनाते हैं। अच्छा, उनके जो अगर हम फैसले भी देखें तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी गए हैं और चंद एक में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में भी गए हैं, मुतज़ाद थी, दोनों साइड पर वो खेलते रहे। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जस्टिस मंसूर साहब जो थे, उनके खिलाफ एक बयानिया बनाया गया पीटीआई की जानिब से कि वो आएंगे और फार्म 45 की हुकूमत जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे शायद उनको कुछ नुकसान हुआ। और इसी तरह अब एक हामिद खान साहब भी बयानिया बना रहे हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो साहब हैं वो मुस्तकबिल में मज़ीद को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो किबला ये बताइए कि ये बयानिया बनाने से क्या पीटीआई को मज़ीद फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा? योर टेक सर। पीटीआई का नुकसान और फ़ायदा तो ज़ाहिर है पीटीआई वाले खुद ही सोच सकते हैं कि वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन एक उसूली बात ज़रूर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। वो उसूली बात यह है कि जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, उनकी सदाकत पर, उनकी अमानत पर और उनकी अदालत पर अभी तक कोई ऐसा एतराज़ नहीं है या कोई ऐसा धब्बा नहीं है जो इतना नुमायाँ हो कि उसकी बुनियाद पर हम प्रेडिक्ट कर सकें कि आइंदा आने वाला दौर जो जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेरे जो उनकी जो अदालत होगी उसमें हमें कुछ एक स्याह दौर का तसलसल होगा या उसी दौर का तसलसल होगा जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का था। तो अभी तक तो इनके बारे में ये खुशगुमानी मौजूद है। अलबत्ता इनकी अपॉइंटमेंट पे जो एतराज़ है वो 26वीं आईनी तरमीम है। जस्टिस याहिया आफरीदी बहुत अच्छे जज हैं, बहुत डिसेंट जज हैं, लेकिन बहरहाल उनका हतमी फ़ैसला तो उसी वक्त होगा जब उनके सामने कोई ऐसा मुकदमा पेश होगा जो तारीख़ी नोयत का होगा। लेकिन अभी तक तो उनसे उम्मीदें अच्छी हैं। जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब के साथ देने या मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कोई बात करना है, तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये इस्तेहक़ाक़, ये हक़ उनका था। कोई शख्स आज एक तवील अरसा अदालती करियर में गुजारे और फिर जब चीफ जस्टिस बनने के करीब हो और यकायक गेम के जो खेल के उसूल हैं वो बदल दिए जाएं, तो इसमें ना सिर्फ दिल में कुछ रंज भी होता है बल्कि उसके साथ पूरे खेल के ऊपर भी शुकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं। और हुकूमत के कई जो सरकर्दा अरकान हैं वो इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से उन्हें खौफ था कि वो इलेक्शन खोल लेंगे। तो इलेक्शन खोलने का खौफ होना किसी हुकूमत को, तो ये तो सीधा सीधा एतराफ़ है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो चलिए, अगर चीफ जनाब मंसूर अली शाह साहब को ये मौका नहीं मिला इलेक्शन खोलने का, तो इलेक्शन खोलना तो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कागज़ों पर हार चुके हैं। मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट से रेहाना डार साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन हार चुके हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सारी नशिस्तें
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डाली गई हैं। और बेशुमार वुज़रा हैं, ख़ुद जनाब एहसन इकबाल साहब के जो मुखालिफ हैं वो इस बात का दावा करते हैं फॉर्म 45 की रोशनी में कि एहसन इकबाल साहब भी हारे हुए हैं। तो जब ऐसी सूरत आपको दरपेश हो जिसमें पूरी की पूरी असम्बली के ऊपर और फिर एक ख़ास जमात के ऊपर तो तकरीबन ये यकीन की हद को पहुँचा हुआ गुमान हो कि इसकी 70% लोग असम्बली में बैठने के अहल ही नहीं हैं बल्कि स्ट्रेंजर्स इन द हाउस हैं, तो फिर वो तरमीम भी कर रही हो और फिर इलेक्शन ना खोलने का बंदोबस्त करे, तो ये एतराफ़ जुर्म के सिवा शहजाद साहब और कुछ नहीं है। तो ये एतराफ़ जुर्म के बाद इलेक्शन का खुलना ना सिर्फ नागुज़ीर है बल्कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और उसमें एक और चीज़ के अंदर आती है सर, वो ये आती है कि क्या सिर्फ एक ही जज साहब हैं जिनसे हमें तवक्को थी कि वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, जहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर्म 45 लेके एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोग फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फॉर्म 47 के साथ इसको मैच करके ज़रा देखें और हमारा रिजल्ट जो है उसके मुताबिक जो हमारे हाथ में दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दिया उसके मुताबिक रिजल्ट बनाएं। तो क्या सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ही उम्मीद थी? जस्टिस शाहजहां आफरीदी से भी उम्मीद हो सकती है। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा चीफ जस्टिस आउटगोइंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि उसमें जिक्र है कि आपने वो बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया एक ऑर्डिनेंस के नतीजे में, जिसके बाद 63A की तशरीफ वापस हुई और उसकी वजह से यानी उसकी मदद से आगे आईनी तरमीम भी मुमकिन हुई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो उस सवाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवाल उठाया हुआ है कि एक केस था टैक्स से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि मैं इस स्पेशल बेंच में नहीं बैठूंगा और उसकी वजह यह है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आ गया था, उस ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या है जिसकी बेसिस के ऊपर काजी फाइज़ साहब ने अपनी मर्जी की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर एक तो ये बेंच जिस पर उन्होंने बैठने से इनकार किया और फिर उसके अलावा वो बेंच तश्कील पाया जिसमें 63A का फैसला जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया था वो रिवर्स कर दिया गया। और उसी की बेस पे हमें पता है कि BNP के हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या उनको वो आज़ाद कहते हैं जो भी, लेकिन ओपन स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि किस तरह बहुत से लोगों को कायल किया गया, मायल किया गया 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट देने के लिए। हबीब साहब, हमारे वकला दोस्त उन्हें कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जहाँ से इसको ये जो सिरा इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पकड़ा हुआ है, अगर इसको वो खींचना शुरू करें एक धागे की तरह तो ये बिल्कुल अनफर्ल हो जाएगा, सारा कुछ खुलता जाएगा और अनडू भी हो सकती है 26वीं आईनी तरमीम। बात तो ठीक है किसी तौर पे उसूली एतबार से अगर देखा जाए, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो क्या पॉसिबल है? ऐसा कुछ आपको नजर आता है? मुझे आईनी तरमीम अदालत के ज़रिए वापस होती हुई तो ज़रा मुश्किल दिखाई देती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिन चीज़ों का इजहार किया है अपने ख़त में कि किस तरह हमारे साबिक चीफ जस्टिस या आउटगोइंग चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा इज़्ज़त मआब व आली मकाम ने अदलिया की बर्बादी में अपना किरदार अदा किया, उसको कैसे अंडू किया जा सकता है। ये वो एलिगेशंस हैं जो सीनियर प्यूनेट जज की तरफ से लगाए जा रहे हैं, किसी बाहर के बंदे की तरफ से नहीं लगाए जा रहे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा इज़्ज़त मआब व आली मकाम ये बुनियादी तौर पर एक ऑस्ट्रिच की तरह, एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए रहे जब उन अदलिया के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला हो रहा था और उन्होंने इसके मुकाबले में खड़ा होने की बजाय एक यानी वक्त क़याम जब था तो इन्होंने उस वक्त सजदे को तरजीह दी। तो ये तो एक बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम है और ये कोई इतना गलत इल्ज़ाम भी नहीं है जब ख़ास तौर पर एक जज की तरफ से आए और हमारा अपना तजर्बा और ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा भी इसी बात की दलालत करते हैं। अब सबसे पहले तो जस्टिस याहिया आफरीदी के सामने वो काम है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाक़ियात से किसी तरीके से अदलिया को साफ़ करें। ये अदलिया में अगर इसी तरह का सिलसिला रहा कि अदलिया के अंदर से ही उस पर नक़ब लगती रही, अदलिया के अंदर से इलेक्शन कमीशन की पीठ ठोंकी जाती रही कि तुमने धांधली भी कर ली है लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, पार्लियामेंट के एक फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत को ये सहूलत मुहैया की जाती रही कि जब आप बाजू मरोड़ना चाहें तो अदलिया आपके इस फैसले को खिलत कानून पहना देगी कि आप जब चाहें किसी शख्स का ज़मीर ख़रीद लें या उसको अपनी आवाज़ वोट जो है अपनी मर्ज़ी से डालने का हक़ उससे छीन के आप यानी हुकूमती मर्ज़ी के मुताबिक उसको मोल्ड करने का इख्तियार हासिल कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अनडू करना पड़ेंगी। अब क्या जस्टिस याहिया आफरीदी ये कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
अब जस्टिस याहिया आफरीदी के सामने जहां तक रोज़मर्रा मामलात पे एडजुडिकेशन है वो तो चलिए चलती रहती है, अहम तरीन मामला उनके सामने ये है कि अदलिया के अंदर यकजहती और यकसुई कैसे पैदा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं अदलिया के अंदर बैठे हुए जिनके ऊपर जिनकी क्रेडिबिलिटी शायद अवाम की नज़र में कुछ ज़्यादा नहीं है। अब तो ठीक ऐसे कह रहे हैं लोगों आप, से निजात हासिल करना या उनको बेअसर करना एक वो जज कैसे साहब ज़रूरी से, एक चीफ जस्टिस साहब से जो नए स्वेर इन करेंगे उनसे उम्मीद रख लेना भी कुछ ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि बाकी बेंच पे बैठे और बहुत से जजेस, क्योंकि ऑल आर इक्वल, ही इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, उनके अलावा बार्स अभी तक तो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़े हेफ्टी फंड्स मिले हुए हैं बार्स को, हाउसिंग स्कीम्स माशाल्लाह पास हो गई हुई है, तो कोई उम्मीद बार से है आपको? अब कन्वेंशन हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर पढ़ना होता तो पहले भी हो जाता। आगे कोई उम्मीद आप रखते हैं? वकला तहरीक शुरू हो जाएगी या लॉयर्स अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे? मैं कहता हूँ ना कानून के लिए खड़े हों, उनके जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारी जो नकब उनके प्रोफेशन पे लगी है, मैं अर्ज करूंगा कि जो रिट्स वगैरह के हवाले से मामला यही करते थे ज़्यादातर वकला, आपको वो कोई नजर खड़े होते नजर आते हैं वकला? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी वकला शायद इस हवाले से खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने काफ़ी काम कर रखा है वकला के ऊपर, उसको सियासी भी कहा जा सकता है, उसको कोई और भी कहा जा सकता है। तो वकला के अंदर जो हुआ काम है वो फौरी तौर पर शायद वकला को सीधा खड़े होने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो उस काम की रोशनी में तो अभी तक ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ, आइंदा कुछ अरसे में चंद ऐसे मुकदमात सामने आने वाले हैं जैसे कोई आइनी मुकदमात हैं, वो जब सामने आएंगे तो फिर शायद आपको वकला के अंदर तहर्रुक भी नज़र आए। और अहम तरीन बात यह है कि वकला की तहरीक जो है वो एक ख़ास फ़िज़ा में ही चल सकती है जब उसके लिए सियासी माहौल भी बना हुआ हो, और वो सियासी माहौल बनाने की ज़िम्मेदारी बहरहाल अगर हुकूमत को दिक्कत में डालना है तो वो तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती है तो फिर डेफिनेटली वकला के अंदर भी एक तहरीक चलने के इम्कान और आसार मौजूद है। किबला मोहतरम हबीब भाई, मेरे पास खबर ये है कि इस वक्त अगला जो वीक शुरू होगा उस वीक में एक तरमीमी बिल लाया जा रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, जबकि 2 एडॉक जज भी है। तो सवाल ये है कि अगले हफ्ते अगर एक और बिल लाया जाता है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है, 26वीं तरमीम आ गई, फिर उसके बाद अब 27वीं 28वीं आती जाएगी, क्या ये सिलसिला हबीब साहब ऐसे ही चलता रहेगा? इमरान खान जेल में रहेगा, तरमीमें आती रहेंगी, ये कब तक? कोई मंजरनामा पेश करें, आप बहुत ग्रिप रखते हैं सर। जहाँ तक ये तरमीमों का मामला है तो 26वीं हो गई, 27वीं 28वीं 29वीं जो मर्जी कर लें। अहम बात यह है कि क्या इससे सियासी तौर पर इमरान खान को कमज़ोर कर लिया गया? जवाब है नहीं। इससे सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोका गया है और मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया है। इसके सिवा तो 26वीं आईनी तरमीम का कोई हदफ और मकसद नहीं है। इससे आगे सिर्फ यही तरमीम हो सकती है जो इमरान खान का रास्ता रोक सकती है, वो ये है कि ताहयात सदर आसिफ अली जरदारी को सदर और वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म, और उसके बाद भी कहा जाए कि ख़ानदान नवाज शरीफ से या ख़ानदान जरदारी से जो भी शख्स उठेगा, जो भी दावेदार होगा, सिर्फ वही वज़ीर आज़म बनने का अहल होगा या वही सदर बनने का अहल होगा। कोई इस तरह की तरमीम कर लें तो शायद बात आगे बढ़ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तरमीम के ज़रिए इस तरह का रास्ता रोका जा सकता है इमरान खान साहब का। दूसरी बात यह है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मुझे कुछ हालात में बेहतरी, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, हालात में बेहतरी का दीबाचा तो लिखा जा रहा है। अब देखता ही है कि किताब मुकम्मल होती है नहीं, कि जिस तरह मोहतरमा बुशरा को रिहाई मिली, जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों को रिहाई मिली, तो इससे आगे चल के अगर कुछ और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहता है तो फिर डेफिनेटली कहा जा सकता है इसके थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, या जिस जो आप बात करें ठीक बात है, इसके पीछे क्या है? वो बात ये है कि इमरान खान साहब से बातचीत शुरू हुई, अभी भी चल रही कोई बातचीत? जो गुफ्तगू इस तरह की होती है अकबर, वो उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे बढ़ जाती है। और इस तरह के 2 मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू का आगाज़ किया था तो उन्होंने मुल्क से बाहर रह के बैरूनी मुल्क ताकतों से बाकायदा तौर पर मदद ली थी, और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बातचीत शुरू हुई थी उनकी, और उसमें भी काफ़ी लंबा अरसा लगा था।
इसी तरह जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब बिल क्लिंटन साहब से मदद ली थी यहाँ से पाकिस्तान से जाने के लिए, फिर हरैरी से, जो उस वक्त रफ़ीक हरैरी लबनान के वज़ीर आज़म थे, और सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से मदद ली थी। तो अब तक हमारा तजर्बा ये है कि जब जब भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते हैं उसमें कोई बाहर की क़ुव्वत, हमारे दोस्त मुल्क उसमें किसी न किसी दर्जे में शामिल होते हैं। ऐसी सूरत फौरी जो PTI है वो इस हवाले से थोड़ी मुमताज़ है दूसरी जमातों से अब तक, कि अब तक ये बाहर से इन्हें कोई मदद मैसर नहीं आ रही। बाहर की मदद जो है वो शायद लेना भी नहीं चाह रहे, ये जो कुछ भी चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही चाह रहे हैं। यही वजह कि इमरान खान साहब ने कैद को तरजीह दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अभी अकरम साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नहीं रहे, क्या वजह होगी ये भी उनसे जानेंगे। इसके बाद वेलकम बैक जी। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में जो मुलाकात हुई, फैसल चौधरी साहब वहाँ पे भी मौजूद थे, और मुख्तलिफ चीज़ें जो इमरान खान साहब की जो उन्होंने देखा वो बाहर आके रिपोर्ट किया, बहुत कुछ मतलब उनकी थ्रू हमें कल पता चला। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि आपने बताया कि मतलब हाउ डज ही लुक दीज डेज, उसके अलावा उनको ये नहीं पता था कि बुशरा बेगम की ज़मानत पर रिहाई हो गई है, और मतलब वो उन्होंने खुशी भी उस पर महसूस की, और दीगर चीज़ें जो आपने बताई भी। आप इमरान खान को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। आज ये खबर आई कि जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उससे साइडलाइन कर दिए गए हैं या उसमें से निकाल दिया है, कुछ इस तरह की मामला चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आई बातचीत की, मतलब आपने जो बातें की थी उसमें क्या ऐसा था कि जो बाहर आके नहीं करना था, और ये सब मामला ये वजह बनी उसकी? नहीं, मुझे तो खान साहब ने जो चीज़ें बताई थी उन्होंने कहा था कि बाहर जाके बताओ, तो मैंने तो ऑब्वियसली उनके कहने भी बतानी है ना, वह अदर वो मुझे मना करते तो मैं क्यों बताता। नहीं, उसमें क्या ऐसी खास चीज़ है जिस पर एतराज़ है तहरीक इंसाफ क़यादत को कि ये बाहर बतानी नहीं थी? ये तो पता नहीं, उनसे पूछे अगर किसी को एतराज़ है। देखिए, जो मेरे ज़िम्मे जॉब था, मैंने तो बाजवा साहब उसको डिलीवर किया, हमेशा डिलीवर किया। पहले भी ये बीच में जो है ये इनको कोई प्रॉब्लम हुआ, शायद कोई वल्नरेबिलिटीज़ थी। एनीवेज खान साहब ने मुझे बुलाया, ही वाज काइंड इनफ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सारे काम देखें, बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद लिटिगेशन में। मगर तो हम तो वॉलंटियर्स हैं ना जी, ज़्यादा तो। अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि जी प्लीज़, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मेहरबानी की, हमेशा शफकत करते हैं। उन्होंने मुझे फिर जब मैं उनकी जो टीम में ज्वाइन किया तो फिर मुझे उनकी कुछ चीज़ें थी या जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो हमने रिजॉल्व की। फिर वकला को बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो ये तो कुछ साल से खज्जल हो रहे थे। फिर मैंने एक पटिशन भी की और मैंने रिलीफ लेके दिया। वे सबको थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिल गई, अंदर जाने में सहूलत हो गई, थोड़ा मामला जो है कोर्ट को इंडल्जेंस की। अभी मैं वेट कर रहा था, 3 तारीख से ऑनवर्ड्स मुझे ख़बरें मिल रही थी, तो मैं वरीड था कि क्या हुआ फिर। लेकिन क्योंकि मैं ऑब्वियसली लीगल हेड तो हूँ नहीं, तो जिसने लीगल हेड करना है उसी ने बताना होता है कि पिटीशन कौन सी करनी है PTI की तरफ से। वर्ड होने से, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इससे ये पहले भी इस हवाले से रिपोर्ट भी होता रहा कि खान साहब वाज वरिड अबाउट बुशरा बीबी। अब बिलाखिर उनकी ज़मानत पर रिहाई हो गई और बड़े एक लंबे टाइम के बाद हुई, मतलब पता नहीं क्यों उससे पहले ज़मानत नहीं थी हो पा रही। एनीवेज, ये जब खान साहब को बताया, और कल मैं आपको सुन रहा था कि आपने कहा कि खान साहब को ये बात पता नहीं थी, और डिड ही टेक अ साई ऑफ रिलीफ? एक उन्होंने आपको नजर आया कि उन्हें कुछ सुकून मिला है कि अच्छा ठीक है, बड़े परेशान थे वो अपनी अहलिया? डेफिनेटली वो बड़े वो आप जैसे कहना कि उन्होंने एक बड़े इत्मीनान का फिर सांस भरा और फिर रिलैक्स हो गए। सही बात यह है सर कि बाजवा साहब, इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक़ है, पुराना ताल्लुक़ है, और वो इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है। उनको हम जो है वो हम उनको देखते हैं, एस्पायर होते हैं उनकी शख्सियत से, उनकी बातों से। हमारा उनके साथ रिश्ता जो है वो इस किस्म का है। जो सब मेंटली आपने कैसा पाया? मैंने मतलब हाई स्पिरिट्स में थे, लेकिन वो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि मैं सर मैं अलाउ मी जस्ट हियर मी आउट फॉर 2-3 मिनट्स। तो मैंने जब वहाँ पे हम कल गए, ये पिटीशन भी आपको पता है, ये मैंने की आस्क योर रिपोर्टर्स के कैसे जी। मैंने, मुझे किसी से डायरेक्शन नहीं आई, ये मैंने ऑन माई ओन की पहले। और मैंने ये
करके तो आई गॉट द रिलीफ, अल्लाह का शुक्र है। कल फिर प्रोडक्शन ऑर्डर हुए तो फिर गवर्नमेंट को जो है प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम हुई प्रोडक्शन ऑर्डर का? पहली तो बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जब हो गई थी ओपन कोर्ट में तो मेरा ख्याल है कि हमें प्रोड्यूस कराना चाहिए था। क्यों प्रोड्यूस कराना चाहिए था? ताकि लोग देखते जो उनके साथ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट अंदर रवा रखा गया है। उनकी शेव बड़ी हुई, आपने कभी इमरान खान को शेव बड़ी हुई में देखा है? इवन लाइक जिस तरह से वो रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पिक्चर्स में देखा, शहजादों की तरह वो नजर आते हैं। हाँ वही। तो जब आप मेरे जैसे शख्स जो बहुत गुर्बत भी उनके साथ हमने बड़ा टाइम गुजारा हुआ है, पनामा पेपर में भी हम जो है उनकी लीगल टीम का हिस्सा रहे हैं और बहुत काम किया हमने, बहुत सारे ऊंची नीचे हमने इकट्ठी देखी हैं। जब मैंने उनको देखा तो मुझे थोड़ा जो है ना वो ऑब्वियसली आई वाज टेकन अबैक कि ये क्या हुआ। तो उनको शेविंग किट भी नहीं दे रहे और मैंने जस्ट टू चीयर हिम अप, मैंने कहा सर ये लोग आप तो दाढ़ी में भी कूल दिख रहे हैं, लुक कूल इन द दाढ़ी भी। देन ही स्टार्टेड, उन्होंने कहा यार यू आर द सेकंड टास्क 21 दिनों में मेरा तो आपसे दूसरे लोग आपसे मैं मिला हूँ। मेरे सेल की लाइट इन्होंने बंद की, 12-12 14-14 घंटे में अंधेरी सेल में बैठता रहता था और जो है कोई मुझे बाहर की दुनिया से, जेल की दुनिया से भी कट ऑफ कर दिया गया। इवन काल कोठरी जिसको कहते हैं आप, वो कॉन्विक्ट तो नहीं है, वो की सजा याफ्ता थोड़ी है, वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और जेल मैनुअल के तहत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के मुताबिक बाजवा साहब उनके सर्टेन राइट्स हैं। इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इज अ सुपीरियर क्लास अंडर ट्रायल प्रिजनर, ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट प्रिजनर। उनका ये डिफरेंट चीज होती है। तो आप बता रहे हैं कि ये दाढ़ी उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाई हुई, ये शेविंग किट नहीं मिल रही, इस वजह से दाढ़ी बढ़ी हुई है? सर उनके पास कोई चीज ना अखबार है, ना टीवी है, ना एक्सेस है। 14-14 घंटे अंधेरे कमरे में बिठाने का मकसद क्या है? ये टॉर्चर होता है, टॉर्चर उनको ब्रेक करने के लिए। और मुझे ये बताइए कि आप बेगम साहबा साथ वाले सेल में रखी गई, उनके साथ जो जुल्म रखा गया वो तो एक और ही लेवल है ना। 9 महीने उस खातून ने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत वो गुजारे हैं, ठीक है। उनको आपने चलो मुलाकात नहीं आपने करने दी, जो कि बहुत ही इनह्यूमन, साथ में सेल हैं उसी एक प्रेमिसेस में ना, जेल में कितना फासला होगा। आपने 3 हफ्ते मुलाकात भी नहीं की और ऑन द टॉप ऑफ इट जेल अथॉरिटीज़ में इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो उनको ये बता देते कि बेगम साहबा की बेल होगी, वो जा रही हैं, सिर्फ उनको तंग करने के लिए, ठीक है। अब या मेरी आंखें नहीं है, या मेरा जहन नहीं है, या मेरा दिल नहीं है। और ये बात मैंने तो इंतहाई काबिल एहतराम फैसल चौधरी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम आपकी बात से मुतफिक हैं कि इस वक्त जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। लेकिन छोटा सा खाकसर सवाल ये करना चाहता है कि पीटीआई की जो मरकजी इस वक्त क़यादत फ्रंट पर है, इसने पहले फवाद चौधरी को साइड पर कर दिया। अब फैसल चौधरी साहब अगर जेल में जाकर सच बोलने शुरू हो गए हैं तो फैसल चौधरी को भी साइड पर करेंगे। ये एक तो ये मरकजी क़यादत के चंद अफराद हैं, उन अफराद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये आप समझते हैं कि इस तरह आप लोगों को खां से दूर रखकर ये मामला बेहतर करेंगे, या ये चाहते क्या हैं? फिर इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए वर्षा, मेरा तो ताल्लुक है खान साहब के साथ, मेरे तो हमेशा मेहरबानी करते हैं, मोहब्बत करते हैं खान साहब। ये मरकज़ी क़यादत पे मैं तो कोई कमेंट नहीं करूँगा पर्सनल, कोई मरकज़ी क़यादत कौन है। मेरी मरकज़ी क़यादत तो इमरान खान है, ठीक है ना जी। बाकी लोग जो हैं वो भी, उनकी भी क़यादत और लीडर, मेरे सर गौर खान ने उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कल भी, आज भी और आइंदा भी इमरान खान ही लीडर हैं। तो मरकज़ी क़यादत तो है इमरान खान। बाकी मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम है या किसी के साथ। देखिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो बाहर देखूं मैं उनको बताऊं, जो मैं अंदर देखूं मैंने आप लोगों को बता दिया, मिनोअन बताया। वहाँ पे अगर किसी को शायद इस पे बुरा लग गया या कोई और बात थी तो मुझे नहीं पता। अब मुझे देखिए ना कि मैं तो सियासत भी नहीं करता, और मुझे आप बताइए, आप लोग गैर जानिबदार लोग हैं क्या, जो मैंने अपने केसेस में या अपनी चीज़ों में डिलीवर नहीं किया? मैंने तो किया है, ठीक है। चाहे वो जो भी मेरे ज़िम्मे लगा मैंने वो करवा दिया, ठीक है। सलमान सफदर ने डिलीवर किया, उन्होंने सारे अपने काम किए। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब 3 से 11 तारीख तक हम लोग क्यों सोए रहे? क्या पता नहीं थे खान के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? खबरें आ रही थी ना। उसके बाद 19 तारीख को डेलीगेशन गया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये बातें हुई हैं।
तो गवर्नमेंट के साथ जब एंगेज किया, मौलाना साहब के ज़रिए, दूसरे साहब के ज़रिए, जब गवर्नमेंट के साथ एंगेज थे तो तरमीम ज़्यादा ज़रूरी थी या खान की सेहत या खान को सहूलतें ज़्यादा ज़रूरी थी? मेरे लिए खान इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए खान की जो जेल मैनुअल के तहत उनकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं देखिए, खान एक बहुत बहादुर आदमी है, खान एक पुरज़म आदमी है, खान के अज़म में फ़र्क नहीं आया, टूटा नहीं, लेकिन जिस तरह से उनसे इल ट्रीटमेंट। फैसल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो काम पीटीआई के लिए अदालतों में किया है वो बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इज इट पॉसिबल कि अब जिस स्टेज पर आप आके खड़े हो गए हैं तो पीटीआई की कोऑर्डिनेशन के बगैर अब आप फिर अदालतों में जाएंगे, उधर से जो तावन है वो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, देखिए सर, अदालतों में से चीज़ें करानी पड़ती हैं, पॉलिटिकल केसेस पे प्रेशर होते हैं। मेरा बहुत तजर्बा है, मैं बहुत ही आपको पता है मैंने बड़े बड़े केसेस किए हैं। मैंने मेरे क्लाइंट्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स ये सारे रहे हैं और हमने हॉस्टाइल कोर्ट्स के केस किए हैं। सो आई कैन से मेरा तजर्बा बहुत है। पीटीआई में भी मैं बहुत सारी क़यादत से तो सीनियर ही हूँ, मैंने देखा है। मैंने 2015 से मैं खान साहब के साथ हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखे हुए, ठीक है, और मैंने हर चीज़ के ऊपर अपना एक काम किया और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ही अपनी रिस्पेक्ट और अपना जो स्टेटस है वो अर्न किया है। लोगों को अगर किसी और शख्सियत से तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ तो वो मैं रफ़ा नहीं कर सकता, ठीक है। और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स, मुझे ना वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं असलिंग का टाइम हो गया। थैंक यू सो वेरी मच दैट आपने अपना कीमती वक्त दिया, और एक ऐसे हार्ड टाइम्स में 1 और 1 11 होने चाहिए, और जितनी मुयस्सर आ सके जहाँ से भी क़ुव्वत उसको बरूए कार लाना चाहिए। ये बहरहाल डिस्कस हमने किया, फैसल चौधरी साहब का उस पर आपने जवाब भी देखा। ये समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की ये पर्टिकुलर पॉलिसी क्या थी। नॉनदलेस प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।